आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने के लिए भारत ने अब कमर कस ली है। कल प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल की बैठक बुलाई गई और सूत्र यहां बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना को अब खुली छूट दे दी है, यानी कि सेना अब आतंकियों से अपने तरीके से निपट सकते हैं। देखिए, इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। पहलगाम हमले के बाद ये पहली बार था जब पीएम मोदी तीनों सेना प्रमुखों से एक साथ मिल रहे थे। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये उच्च स्तरीय बैठक करीब 70 मिनट तक चली। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशनल फैसले के लिए सैन्य बलों को खुली छूट है। पीएम ने ये भी कहा कि जवाबी एक्शन का समय और तरीका सेना ही तय करे। उन्होंने कहा कि करारा जवाब देने का तरीका क्या हो, टारगेट कहां हो, ये सब कुछ सेना ही तय करे। सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में पीएम मोदी ने ये भी कहा कि आतंक को जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। इससे पहले बिहार की रैली से ही पीएम मोदी ने कह दिया था कि आतंक को ऐसा जवाब मिलेगा जो कल्पना से भी कड़ा होगा। और देखिए, साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की चर्चा और सेना को खुली छूट देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज एक और बात, एक 4 बड़ी अहम बैठक करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज पहली बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इस कैबिनेट की बैठक में पहले सीसीएस, उसके बाद सीसीईए, उसके बाद सीसीपीए की बैठक भी ली जाएगी। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद हालात पर चर्चा के लिए पीएम मोदी आज 4 बड़ी बैठकें करेंगे। बैठकों की शुरुआत सुबह 11 बजे कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की बैठक से होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दूसरी बार सीसीएस की बैठक होगी। सुबह 11:05 पर राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी। सुबह 11:10 पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होगी। इसके बाद 11:15 पर कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और रक्षा, वित्त, विदेश व गृह सचिव भी इस बैठक में उपस्थित रह सकते हैं। इसके बाद होने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि सरकार सीसीपीए की बैठक में संसद का विशेष सत्र बुलाने पर चर्चा कर सकती है। दरअसल हमें पाकिस्तान के डिप्टी चीफ में वहाँ के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और साथ ही अपने ही गीदड़ भपकी से हिंदुस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको याद होना चाहिए कि भारत अब नए जमाने का भारत है, वो डरने वाला नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। बीती रात पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के बारामूला, कुपवाड़ा, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पेगरवाल सेक्टर में भी जबरदस्त फायरिंग की है, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में हर तरफ बौखलाहट दिख रही है। उसका असर एलओसी पर भी दिख रहा है। पहलगाम हमले के बाद एलओसी पर पाकिस्तान की सेना लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रही है, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। 28-29 अप्रैल की रात को पाकिस्तान की सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला और अखनूर में फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से चिनाब नदी के पास भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया और 10 से 12 राउंड छोटे हथियारों से फायरिंग की गई। पाकिस्तानी सेना ने 27-28 अप्रैल की रात कुपवाड़ा और पुंछ जिले में एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया और गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना ने स्मॉल आर्म्स से फायरिंग की। पहलगाम हमले के बाद हो रहे सीज फायर उल्लंघन का भारतीय सेना ने कई मोर्चों पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेनाओं ने उरी, तंगधार और गुरेज सेक्टर में भी पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब दिया। एलओसी पर जिन जिलों में संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ, वहां भारतीय सेना ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की। और देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए ग्राउंड पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। वैली को, घाटी को जो हमारे जवान हैं वो खंगाल रहे हैं। वही एनआईए की टीम ने बैसरन घाटी पहुंचकर क्राइम सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट भी किया है। क्या कुछ कल हुआ है, देखिए। बारामूला से आई ये तस्वीरें सुरक्षा बलों की चौकसी बयान करती हैं। सुरक्षा बल लोगों को रोककर उनकी जांच कर रहे हैं। एक एक आदमी की तलाशी ली जा रही है और उनके पहचान पत्रों की भी जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दहशतगर्दों और उनके मददगारों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी हुई।
सुरक्षा के लिहाज से कश्मीर रीजन में 48 पर्यटन केंद्र बंद कर दिए गए हैं। इसी बीच जांच के लिए एनआईए की टीम बायसरन घाटी में उस जगह पहुंची जहां आतंकियों ने पर्यटकों की हत्या की थी। एनआईए की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इससे पहले भी एनआईए की टीम क्राइम सीन रिक्रिएट कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए अगले कुछ दिनों तक घटनास्थल पर जांच करेगी। एनआईए वीडियो फुटेज को आधार बनाकर टेक्निकल एविडेंस भी जुटा रही है। वहीं एनआईए की एक टीम पुरुलिया में मनीष राजन मिश्रा के घर पहुंची। एनआईए की टीम ने मनीष की पत्नी और बेटे से 1 घंटे तक बात की। तो क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया ताकि एक बार फिर से जो सेना है, जो एनआईए की टीम है, वो जान सके कि आखिर 22 अप्रैल को बायसरन घाटी में, वैली में, पहलगाम में हुआ क्या था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पहलगाम में 22 की जगह 21 अप्रैल को आतंकी हमला होने वाला था? ये सवाल इस वजह से खड़ा हो रहा है क्योंकि एक पर्यटक ने दावा किया है कि आतंकी एक दिन पहले भी वहीं पर मौजूद थे और हमला करने की तैयारी भी कर रहे थे। देखिए। महाराष्ट्र के जालना में रहने वाले युवक ने दावा किया कि 21 अप्रैल को वो पहलगाम के बायसरन पिकनिक स्पॉट पर मौजूद था और कुछ संदिग्ध लोगों ने उनसे अजीब से सवाल पूछे थे। 21 तारीख को अब मैं घोड़ा लेके ऊपर गया था और मैगी के स्टॉल पे जब मैं रुका था तो मुझे कुछ लोगों ने, वहाँ पे 3-4 लोग आए थे, 5-6 लोग, उसमें से एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि आप कश्मीरी हो क्या, हिंदू हो क्या, आप यहाँ के नहीं लगते। मैंने उनको बताया था कि नहीं, मैं यही का हूँ। और उसके बाद उनमें ऐसे मतलब वो बात चल रही थी कि आज यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, ऐसा वो बोलकर वहाँ से निकल गए। युवक का ये भी दावा है कि जांच एजेंसी ने जिन आतंकियों के स्केच जारी किए उसमें से एक आतंकी वहाँ पर 21 अप्रैल को भी मौजूद था। वहाँ पे नेटवर्क नहीं था तो मैंने वो मैगी वाले का नंबर लिया था और वो नीचे आके मैंने उनको पेमेंट किया। दूसरे दिन जब वहाँ पे हल्ला हुआ और उसके 1-2 दिन बाद जब उसके स्केचेस रिलीज हुए तो मैंने मेरे पिताजी को बताया कि इन्होंने जो एजेंसीज ने जो स्केचेस रिलीज किए उसमें से एक इंसान जो है उसने मुझसे वहाँ पे बात की थी। तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि हमने इसको रिपोर्ट करना चाहिए, इसलिए हमने ईमेल से एनआईए को इसकी इंफॉर्मेशन दी है। अगर ये दावा सही है तो फिर ये तो बहुत गंभीर बात है। और पहलगाम हमले के खिलाफ देश भर में गुस्से की लहर है। शहर शहर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। और इसी दौरान लोग सड़कों पर उतर गए, पोस्टर, बैनर लेकर के। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो आतंकी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों ने नारेबाजी की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। आतंकवादी हमले के खिलाफ चंडीगढ़ में महिलाएं भी सड़क पर उतरी और नारेबाजी की। पहलगाम हमले के विरोध में लखनऊ में योगी सेना सदस्य सड़क पर उतरे। इस टॉर्च मार्च में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। लखनऊ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के झंडे का पोस्टर सड़कों पर बिछाकर उसे पैरों से कुचला और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। पहलगाम हमले के खिलाफ विरोध की लहर विदेश तक फैल चुकी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कल हुए प्रोटेस्ट में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं। उत्तर प्रदेश यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी आज कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर जाएंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने शुभम की हत्या कर दी थी। उसके बाद आज राहुल गांधी उनके घर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। 31 साल के शुभम द्विवेदी को आतंकियों ने उनकी पत्नी के सामने ही गोली मारी थी। इसी साल 12 फरवरी को शुभम की शादी हुई थी। शुभम 16 अप्रैल को अपनी पत्नी और परिवार के 9 सदस्यों के साथ कश्मीर गए थे। राहुल गांधी आज शुभम के घर पहुंचकर शोक में डूबे परिवार से मुलाकात करेंगे। 24 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की थी। आज कानपुर रवाना होने से पहले राहुल गांधी अमेठी के मुंशीगंज में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद संजय गांधी अस्पताल में हृदय रोग इकाई का उद्घाटन करेंगे और इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का निरीक्षण करेंगे। दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने रायबरेली के लालगंज में मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री का दौरा किया। यहाँ राहुल गांधी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की। पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो रायबरेली आए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, स्थितियों को समझ रहे हैं,
फैक्ट्री के बारे में अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। किस तरीके से रेल का डिब्बा तैयार होता है ये भी अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। और एबीपी रिपोर्ट में अब बारी झांसी की खबर की। झांसी में शादी में हल्दी की रस्म में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। दुल्हन और उनके घर वालों ने पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। आतंकवाद मुर्दाबाद। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ गुस्से का प्रदर्शन करते ये पोस्टर खास है। खास इसलिए क्योंकि ये विरोध शादी समारोह में हुआ। हल्दी की रस्म के दौरान दुल्हन और उसकी सहेलियों ने हाथों में पोस्टर लेकर पहलगाम के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसका हम लोगों को बहुत दुख है। हमने शादी करने से पहले हमले में मारे गए पर्यटक में श्रद्धांजलि दी है और हमें यकीन है कि मोदी इसका बदला अवश्य लेंगे। दुल्हन के परिवार वालों और समारोह में आए दूसरे लोगों ने भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों के लिए इंसाफ की मांग की। लोगों ने आतंकियों और आतंकियों के समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। पर्यटक स्थल पर जो आतंकवादी हमला हुआ है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। सरकार से अपील करता हूं कि सबका दूरी ताकत से बदला लिया जाए। पहलगाम में जो भी ये आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद हमें उसका बहुत खेद है। और एबीपी रिपोर्ट में अब खबर वाराणसी से। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान एक संदिग्ध की कुछ लोगों ने पिटाई कर डाली। बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले की जांच एटीएस कर रही है ताकि मकसद का पता चल सके कि हुआ क्या था। शर्ट और चश्मे में दिख रहे शख्स का नाम रेहान है, जो कुछ दिन पहले गंगा आरती खत्म होने के दौरान भीड़ में घुसा था। इसकी हरकतें देख वहां मौजूद लोगों को शक हुआ और इसकी पिटाई कर दी। रेहान की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए अब एटीएस ने जांच शुरू कर दी। एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रेहान आखिर आरती स्थल पर क्यों पहुंचा था। रेहान की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है कि वो गंगा आरती छूटते समय वहाँ पे क्या करने आए थे। दरअसल दशाश्वमेध घाट पर एक बार पहले भी धमाका हो चुका है। एटीएस को शक है कि आरती स्थल की रेकी की जा रही थी। शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि रेहान अपने बयान बार बार बदल रहा है। और एबीपी रिपोर्ट में अब बारी कोलकाता की खबर की। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में एक होटल में भीषण आग लग गई है। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच चुका। हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर भी आई है। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में मछुआ फल मंडी के पास है ऋतुराज होटल, जिसमें मंगलवार रात भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद जान बचाने के लिए एक शख्स ने 6 मंजिला होटल की बालकनी से छलांग लगा दी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आग लगने के बाद होटल के अंदर कई लोग फंस गए। अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम गैस कटर की मदद से लोहे की ग्रिल को काटकर अंदर दाखिल हुई। आग लगने के बाद कई लोग जान बचाने के लिए होटल की छत पर भी चले गए। उन लोगों को भी छत से सुरक्षित नीचे उतारा गया। होटल व्यस्त महात्मा गांधी रोड के किनारे ही है। आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। आग कैसे लगी फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि होटल की दूसरी मंजिल पर जहां किचन है वहीं पर आग लगी और ये ऊपर के फ्लोर तक फैल गई। आग लगने की एक घटना हुई थी, तो उसमें जो है अभी तक जो हमारी टीम जितना देख पाई है 15 लोगों का कैजुअलिटी है। अभी लगभग पूरा कंट्रोल में, कूलिंग प्रोसेस चल रहा है। होटल में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां लगाई गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। और कोलकाता के बाद अहमदाबाद के एक अपार्टमेंट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर लगी, लेकिन देखते ही देखते 5वीं मंजिल तक भी ये आग फैल गई। आग इंदिरा ब्रिज के पास आत्रे ऑर्किड सोसाइटी में लगी, जो एक रिहायशी बहुमंजिला बिल्डिंग है। आग बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर लगी। देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया और 5वीं मंजिल तक फैल गई। बिल्डिंग में आग के बेकाबू होने से अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। एक महिला तो इतना घबरा गई कि खुद की जान बचाने के लिए 5वीं मंजिल से कूद गई। चश्मदीदों ने बताया कि जब फायर विभाग के कर्मचारी रेस्क्यू कर रहे थे, उसी दौरान एक महिला खुद को बचाने के लिए नीचे कूद गई। गनीमत ये रही कि नीचे मौजूद लोगों ने गद्दे बिछाए हुए थे, जिससे महिला को बचा लिया गया। फिलहाल की जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग में आग एसी के सिस्टम से लगी। आसपास के फ्लैट में मौजूद लोगों को तुरंत ही झूले की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। इस अग्निकांड में गंभीर रूप से झुलसे 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और एबीपी रिपोर्ट में अब बारी मध्य प्रदेश की खबरों की। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक ट्रेचिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई। तेज हवा चलने की वजह से आग बहुत तेजी से फैलने लगी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण रही होगी। खरगोन जिले के सनावद में लगी भीषण आग से घंटों लोग डर के साए में रहे। सनावद में नगर पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग लगातार फैलती जा रही थी। इस पर काबू पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूरे इलाके में कचरा भरा था, जिससे आग और तेजी से फैलती जा रही थी। ट्रेंचिंग ग्राउंड के कचरे में अचानक आग लग गई। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवा की वजह से आग 200 मीटर के दायरे में फैल गई। इंदौर इच्छापुर हाईवे के पास करीब 2 किलोमीटर के इलाके में धुआं फैल गया। आग लगने की खबर मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि 5 फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की टीम बुलानी पड़ी। आग का दायरा इतना फैल चुका था कि इस पर काबू पाना आसान नहीं था, क्योंकि तेज हवा की वजह से आग लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि काफी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पा लिया गया। और एबीपी रिपोर्ट में अब एक अच्छी खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। आज गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलेंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट 2 और 4 मई को खोले जाएंगे। आज अक्षय तृतीया के दिन 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। गंगोत्री के कपाट सुबह 10:30 बजे, यमुनोत्री के कपाट सुबह 11:55 पर, केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 4 मई को खुलेंगे। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले उत्तरकाशी के मुखबा गांव से देवी गंगा की मूर्ति को गंगोत्री धाम के लिए डोली में रवाना किया गया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल दमाऊ, सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों और मां गंगा के जयकारों के बीच गांव वालों ने देवी की मूर्ति को गंगोत्री के लिए विदा किया। अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए 6000 पुलिसकर्मी, 17 पीएसी कंपनी, केंद्र की तरफ से भेजी गई 10 कंपनी सुरक्षा बलों को 4 धाम और यात्रा मार्ग पर तैनात किया गया है। पूरे यात्रा क्षेत्र को 15 सुपर जोन में बांटा गया है, जिसमें करीब 2000 से अधिक क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं। 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरास का एक नेटवर्क 4 धाम मार्ग पर, और ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग रहेगी। सोशल मीडिया पे भी बहुत कड़ी नजर रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। और 2 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे। उससे पहले बाबा केदार की पंचमुखी विग्रह टोली को उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ के लिए रवाना किया जाएगा। उखीमठ से चलकर बाबा केदार की डोली फाटा पहुंची तो यहाँ धूमधाम से बाबा केदार का स्वागत किया गया। महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीत गाकर बाबा का स्वागत किया। बाबा केदार की आरती हुई। भक्तों ने बाबा के विग्रह की पूजा अर्चना की। ये जो विग्रह है, भगवान का जो उत्सव विग्रह कहा जाता है, पंचमुखी जो मूर्ति है भगवान की चांदी की, और वो पालकी के साथ भगवान चलते हैं। अलग अलग पड़ाव होते हैं और देखिए किस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है। लोक गीत है वो गाए जा रहे हैं उत्तराखंड के। भगवान का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। उखीमठ से लेकर केदारनाथ धाम तक की जो परंपराएं हैं वो काफी अलग हैं। उन्हीं परंपराओं के आधार पर यात्रा चलती है। उखीमठ में मंदिर के पुजारी ने एक एक भक्त को चंदन लगाकर बाबा का आशीर्वाद दिया। गौरीकुंड से प्रारंभ करके अपना स्थान हिमालय में भगवान केदारनाथ जी पहुंच जाएगा। अगले दिन 2 तारीख को प्रातःकाल परंपरा अनुसार भगवान केदारनाथ जी का कपाट खुल जाएगा। पाटा से गौरीकुंड होते हुए बाबा केदार की डोली 1 मई को धाम पहुंचेगी और 2 मई को सुबह 7 बजे भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट शुभ लग्न पर भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। और रामनगरी अयोध्या के लिए मंगलवार का दिन बहुत ही खास रहा, काफी अहम रहा। कल राम मंदिर के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया है। साथ ही राम मंदिर अब पहले से और भी ज्यादा भव्य और सुंदर हो गया है। देखिए। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय के उद्घोष और विधि विधान के साथ राम मंदिर के शिखर पर 42 फीट ऊंचा धर्म ध्वज दंड लगा। अब दंड के सबसे ऊपरी हिस्से पर ध्वज लगेगा। मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा है। ध्वज लगने के बाद मंदिर की ऊंचाई 203 फीट हो जाएगी। ध्वज दंड का वजन 5.5 टन है और ये पीतल से बना है। इसे 60 कारीगरों ने 7 महीने में तैयार किया है। 1.5 घंटे में क्रेन की मदद से ध्वज दंड लगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज दंड स्थापित किया गया। इस ध्वज दंड का निर्माण गुजरात की एक कंपनी ने किया है।